नमस्कार, मेरा नाम स्वाति है और मैं मास्टर इन इंडियन नॉलेज सिस्टम कोर्स कर रही हूँ। जो विषय है प्राचीन भारतीय व्यापार एवं वाणिज्य में जो मैंने टॉपिक चुना है वो है सिंधु घाटी सभ्यता में कृषि एवं पशुपालन का विकास किस तरह से हुआ। इस तथ्य को समझने से पहले, इसके बारे में जानने से पहले हमें ये समझना है, हमें ये जानना ज़रूरी है कि मानव जीवन का विकास किस तरह से, किस रूप में हुआ, क्योंकि बहुत ही विवादास्पद और रोचक तथ्य है। और जहाँ तक कि विद्वान मानते हैं कि जीव जंतुओं का विकास निरंतर होता गया, साथ ही साथ मानव जीवन का भी निरंतर विकास होता गया। पशुओं की तरह मानव जाति भी जंगल में रहते थे, शिकार करते थे, प्राकृतिक कंदमूल खाते थे। फिर धीरे धीरे जब उन्हें समझ में आया तो सिर्फ शिकार के लिए वो हाथ और पैरों का ही इस्तेमाल नहीं करते थे, बल्कि धीरे धीरे औजारों का भी प्रयोग करने लगे। लकड़ी, पत्थर के बने औजार, हड्डी के बने औजार का भी प्रयोग करते थे। और इस तरह से जो आदिकाल से धीरे धीरे मानव सभ्यता का विकास होने लगा। और इस मानव सभ्यता का जो पहला विकास हुआ आदिकाल में, जिसको हम कहते हैं प्रस्तर युग, पाषाण युग, इस तरह से पाषाण युग का विकास हुआ। उसमें हमारा जब मानव सभ्यता का विकास निरंतर हो रहा था तो लोग अब उनको समझ में आने लगा कि हम एक दूसरे से एक भाईचारे के नाते एक दूसरे से टोलियां बना करके वो रहने लगे। शिकार करने जाते थे, एक टोली एक जगह से दूसरे जगह प्रस्थान करती थी। ये टोलियां कहीं भी स्थिर अवस्था में नहीं रहती थी, निरंतर घूमती रहती थी, इसीलिए इसे यायावर कहते थे। और धीरे धीरे जब उन्हें लगने लगा कि पशुओं का शिकार करने के अलावा हम उसे पाल भी सकते हैं, हम उन्हें रख भी सकते हैं और उससे उनका इस्तेमाल आने जाने में यातायात के रूप में कर सकते हैं, उसे भोजन के रूप में कर सकते हैं, दूध वगैरह भी उनका इस्तेमाल कर सकते हैं, तो धीरे धीरे उन्होंने पशु को पालना भी शुरू कर दिया। और इस तरह से अन्न का भी उपयोग करने लगे। धीरे धीरे इस तरह से कृषि और पशुपालन का विकास होने लगा, जिस तरह से मानव सभ्यता का निरंतर इस तरह से विकास होने लगा। ऋग्वैदिक काल में भी जैसा कहा गया है कि उल्लेख मिलता है बुनाई, बुआई, जोतने का और अन्य का भी उल्लेख मिलता है। तो ऋग्वेद काल में भी इस तरह से निरंतर कृषि एवं पशुपालन के विकास के बारे में बातें कही गई हैं, इसके प्रमाण मिले हैं। और जो हमारा मेन है सिंधु घाटी सभ्यता में कृषि एवं पशुपालन का विकास कैसा था, जो क्योंकि सिंधु घाटी की सभ्यता जो है बहुत ही सर्वाधिक स्थान रखती है और ये सभ्यता विश्व की प्राचीनतम सभ्यताओं में से एक है और मानव सभ्यता के लिए यह एक बोन है और ये अपना एक विशिष्ट स्थान रखती है। क्योंकि किसी भी सभ्यता को समझने के लिए, किसी भी सभ्यता का जो मेरुदंड होता है वो उसका आर्थिक ढांचा होता है। हम किसी युद्ध या प्रतिरक्षा प्रणाली से या उसकी बर्बरता से हम उस सभ्यता का पता नहीं लगा सकते, जितना कि उनके आर्थिक स्थिति से हम उस सभ्यता का पता कर सकते हैं। जैसा कि हम जानते हैं वहाँ की सिंधु घाटी सभ्यता की नगरीय व्यवस्था से भी हम अच्छी तरह से वाकिफ़ हैं। नगरीय व्यवस्था इतनी अच्छे से विकसित हुई, बिना कृषि के और पशुपालन के ये सभ्यता विकसित नहीं हो सकती है। क्योंकि जो मुख्य आधार था भारत देश का भी और सिंधु घाटी सभ्यता का भी जो मुख्य आधार था वो कृषि था, पशुपालन था। तो इस तरह से जैसे कि हम जानते हैं कि हड़प्पा और मोहनजोदड़ो में विशाल अन्नागार थे। तो ये इस तथ्य को और इस बात को साबित करता है कि हम उस टाइम के जो मानव जाति थे, मानव सभ्यता थी, वो कृषि पर ही निर्भर थी।
जैसे चावल, जौ, तिल, मटर, राई, सरसों, कपास की खेती का भी उल्लेख मिलता है। मोहनजोदड़ो और हड़प्पा में चावल के खेती का तो उल्लेख नहीं मिलता, लेकिन लोथल और कालीबंगा में इसके प्रमाण मिले हैं। मोहनजोदड़ो के में जो रजत पात्र पर जो धागे हैं, वो धागों के सूती के धागों का भी उल्लेख है। तो जो इस बात को साबित करता है कि वहाँ के लोग कपास की खेती भी करते थे। तो इस तरह से आर्थिक जीवन, और जैसे वहाँ पे कूटने पीसने की ओखलियाँ और बड़े बड़े अन्न आगार थे, ये हमारे बड़े पैमाने पर तो जो हम समझ पाते हैं कि ये इस तरह से सिंधु घाटी की सभ्यता में कृषि कार्य के संकेत मिलते थे। लोग अनेक प्रकार के अन्न भी पैदा करते थे। तो जब हम लोथल में बाजरे के दाने का भी छाप मिले हैं। तो इस तरह से वहाँ पर जो कृषि की सभ्यता, मानव जाति का जो मानव सभ्यता थी, वो कृषि और पशुपालन पर आधारित थी। धन्यवाद।